नमस्कार दोस्तों। 13 जून 2025 को इजरायल ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मिसाइल, ड्रोन्स और लगातार एयर स्ट्राइक। इस हमले में इजरायल ने बताया कि उसने ईरान के 9 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के साइंटिस्टों को मौत के घाट उतार दिया है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा हमला ही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर किया गया था। इजरायल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के प्रोजेक्ट में बहुत ही करीब पहुंच चुका है और इसलिए इजरायल का कहना है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब का जो पूरा का पूरी प्लानिंग है, जो पूरी की पूरी उसकी साइट्स है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही उसने ईरान के ऊपर ये एयर स्ट्राइक की। इसके पलटवार में ईरान ने भी इजरायल के ऊपर जबरदस्त मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इजरायल की कैपिटल तेल अवीव में भी लगातार मिसाइलों के धमाके देखे गए। ऐसे में दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, इजरायल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आयरन डोम कहते हैं, ये अपने आप में बड़ा ही बेहतरीन और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन यहाँ ईरान ने हमले इतने जबरदस्त किए, इतनी हैवी क्वांटिटी में मिसाइलों को लॉन्च किया इजरायल के ऊपर कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी, इजरायल का जो आयरन डोम का सिस्टम है, वो भी दोस्तों लगभग फेल होता दिखाई दिया और एक के बाद एक इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बड़ी बड़ी मिसाइलें गिरी। अगर अभी तक के हम डेटा को देखेंगे तो हाल ही में ईरान ने इजरायल के हाइफा नाम के एक जो पावर प्लांट का उसका प्रोजेक्ट है इजरायल का, उसको भी जबरदस्त तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और मिडिल ईस्ट के इन दोनों देशों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आखिर इजरायल का ईरान के साथ तो कोई बॉर्डर भी शेयर नहीं है। इन दोनों के बीच में इनफैक्ट जॉर्डन, सीरिया जैसे कई सारे देश हैं। तो फिर आखिर इजरायल को ईरान से इतनी दिक्कत क्या है? ईरान अगर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लेता है तो इजरायल के पास तो पहले से न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उसे ऐसी क्या चिंता करने की जरूरत है? दोस्तों मिडिल ईस्ट में चल रहे इन दोनों देश के तनाव को समझने के लिए आपको इन दोनों देशों के इतिहास को समझना होगा। ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों ही देश एक दूसरे को एक थ्रेट के रूप में देखते हैं? जहां एक तरफ इजरायल ये ब्लेम करता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो इससे इजरायल के एग्जिस्टेंस पर एक खतरा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी ये कहता है कि इजरायल एक अनऑथराइज्ड स्टेट है जो मुस्लिम कंट्रीज के बीच में जबरदस्ती फिलिस्तीनियों के बीच में ले आकर के बसाया गया है। तो इन सब के बीच आखिर रियलिटी क्या है और क्या इजरायल सच में जबरदस्ती बसाया गया एक देश है जैसा कि ईरान कह रहा है, या फिर इजरायल की माने कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक नया थ्रेट हो चुका है? इस वीडियो में दोस्तों हम गहराई से आपको बताएंगे कि आखिर इन दोनों देशों के बीच इतिहास क्या अभी तक रहा है। पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय का वो इतिहास जो न जाने कितनी बार इन दोनों देशों को एक युद्ध की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। आज के करीब 2 साल पहले जब हमास ने इजरायल के ऊपर हमले बोले थे, उस समय भी इजरायल ने ईरान को ही ब्लेम किया था दोस्तों कि हमास के पीछे पूरी तरह से ईरान का हाथ। और सिर्फ हमास ही नहीं, बल्कि अगर हम इजरायल के आसपास के जो देश हैं, चाहे लेबनान हुआ, चाहे सीरिया हुआ, इन सब में पल बढ़ रहे अनेक उग्रवादी संगठन, अनेक आतंकवादी संगठन, इन सब को पालने पोसने, फंडिंग और ट्रेनिंग के पीछे ईरान का ही हाथ है। आए दिन इजरायल ये ब्लेम लगाता है ईरान के ऊपर। तो इन सब की क्या रियलिटी है दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब कुछ एक एक करके डिकोड करते हुए समझाऊंगा। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साल 1980 में जब इजरायल में एक कट्टरपंथी सरकार बनती है जो आयतुल्लाह खमेनी की सरकार है, तो उस समय से तब से लेकर अभी तक ईरान लगातार इजरायल के खिलाफ अलग अलग तरीके के प्रॉक्सी वॉर जनरेट करता है। प्रॉक्सी वार मतलब ऐसा वॉर जिसमें डायरेक्ट ईरान कभी इजरायल से लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन इजरायल के आसपास वो इतने ऐसे उग्रवादी संगठनों को बना देगा, इतनी ट्रेनिंग देकर, इतनी फंडिंग देकर, इतने ऐसे संगठनों को खड़ा कर देगा जिससे इजरायल के लिए एक एग्जिस्टेंस थ्रेट अपने आप में खड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही लगता है दोस्तों जिस तरह से भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर जनरेट करता है पाकिस्तान और अनेकों आतंकवादी संगठन जैसे जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे तमाम आतंकवादी संगठनों को पालता है, पोसता है और उन्हें फंडिंग देता है। कुछ ऐसे ही हिजबुल्लाह, हमास जैसे ये संगठन हैं जो आए दिन कट्टरपंथी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और इजरायल में हमले बोलते हैं। तो इन सब के बीच क्या कनेक्शन है, इस सारा कुछ दोस्तों मैं एक एक करके आपको डिकोड करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तब आपको जो आज की लड़ाई है, जो इजरायल और ईरान के बीच जो आज वॉर चल रहा है, इसकी रियलिटी आपको समझ में आएगी कि इन सब के पीछे एक्चुअल में सच्चाई क्या है। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों आपने, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आप तक अपडेट पहुंचती रहेगी। दरअसल मैप में दोस्तों जिसे आज हम इजरायल देखते हैं, ये कभी फिलिस्तीन पूरा हुआ करता था। उस समय यहाँ अंग्रेजों का शासन था और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से अंग्रेज भारत से छोड़कर भारत को आजाद किए थे, उसी तरह से फिलिस्तीन को भी अंग्रेज छोड़कर आजाद कर रहे थे। वो ब्रिटेन की तरफ वापस जा रहे थे, अपने देश की तरफ वापस जा रहे थे। तो उस समय उन्होंने इस फिलिस्तीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
एक पार्ट वो जो आज हम देखते हैं जहाँ पर फिलिस्तीन एग्जिस्ट करता है, और दूसरा वो जहाँ इजराइल बसाया गया। उस समय जब ये इजराइल बसाया जा रहा था साल 1948 में, तब 13 मुस्लिम देशों ने इस इजराइल के गठन में, इस इजराइल के एग्जिस्टेंस का विरोध किया था कि मुस्लिम देशों के बीच में एक यहूदी देश क्यों बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि चारों तरफ तो हमारे मुस्लिम देश है, फिर उनके बीच में यहूदियों को अलग से एक नए देश की मान्यता क्यों दी जा रही है। दोस्तों, दरअसल इजराइल एक ऐसा देश है जहां यहूदी धर्म के अनुयायी रहते हैं, और अगर हम रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो साल 1948 में भी ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के गठन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हुए थे, और अराउंड 30,000 लोगों ने इजराइल के स्थापना का विरोध किया था। और दोस्तों, जैसे ही इजराइल की स्थापना होती है साल 1948 में, उसके तुरंत बाद उसके आसपास के जो देश थे, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये सभी एक साथ इजराइल पर धावा बोल देते हैं उस पर कब्जा करने के लिए। कई दिन तक लड़ाई चलती है दोस्तों, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल ने इन सभी देशों को जो उसके खिलाफ युद्ध का आह्वान कर चुके थे, जो उसके खिलाफ युद्ध छेड़ चुके थे, इन सबको परास्त कर दिया। और दोस्तों, रियलिटी ये है कि अगर इजराइल अगर इन मुस्लिम देशों को परास्त नहीं करता, युद्ध में उन्हें हराता नहीं, तो शायद जिस इजराइल को हम और आप आज मैप में देखते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको समाप्त कर दिया गया होता। धीरे धीरे समय बीतता है दोस्तों, और साल 1950 में ईरान इजराइल को ऑफिशियल एक रिकॉग्निशन देता है, उसे एक देश के रूप में मान्यता दे देता है। और ईरान दुनिया का टर्की के बाद दूसरा वो मुस्लिम देश था जिसने इजराइल के एग्जिस्टेंस को, इजराइल के नाम के एक देश को मान्यता दी। और दोस्तों, उस समय ईरान और इजराइल के बीच इतने रिश्ते खराब नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट ईरान तो खुद इजराइल को तेल देता था, तेल प्रोवाइड कराता था, फ्यूल देता था। बदले में इजराइल ने कई बार ईरान को वेपन भी डिलीवरी किए, हथियारों को प्रोवाइड करा। इनफैक्ट इन दोनों देश की जो खुफिया एजेंसी है, यानी इजराइल की मोसाद और जो ईरान की खुफिया एजेंसी है, एक साथ मिलकर काम भी किया करते थे। तो जब इतना सब कुछ अच्छा कोऑपरेशन इन दोनों देशों के बीच चल रहा था किसी जमाने में, तो ऐसा क्या हुआ जो आज ये दोनों ही देश एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं। इतनी स्थिति खराब हो गई कि ईरान कहता है कि इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं है, उसकी मान्यता को ही रद्द कर चुका है। तो दोस्तों, उसका कारण है ईरान में हुई साल 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन, यानी एक कट्टरपंथी क्रांति। दरअसल ईरान में साल 1941 से 1979 तक शाह मोहम्मद रजा पहलवी नाम के एक शासक थे, जो ईरान में जिनकी शासन व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब साल 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू होता है, वहां पर क्रांति शुरू होती है, कट्टरपंथी चारों तरफ फैलने लगती है, तो उनकी सत्ता गिर जाती है, वो सरकार से हटा दिए जाते हैं, और वहां पर जो शासक बनता है वो था अयातुल्लाह खमेनेई, यानी जो आज का शासक है ईरान का। साल 1979 से लेकर अभी तक यही अयातुल्लाह खमेनेई ही दोस्तों ईरान की सरकार चला रहा है, और वहां पर कट्टरपंथी जो एक रिवॉल्यूशन है उसको बढ़ावा देता जा रहा है। तब से लेकर अभी तक धीरे धीरे अगर हम रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो इजराइल और ईरान के रिश्ते दोस्तों खराब होते चले गए। दरअसल इस खमेनेई का एजेंडा ही यही था सरकार में आने से पहले कि इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में सिर्फ इस्लामिक देशों का ही रहना अथराइज है, लीगल है, बाकी सब कुछ अगर कोई भी देश हमारे बीच रहता है तो वो पूरी तरह से इलीगल है। उसका एजेंडा ही यही था कि इजराइल को फिलिस्तीनियों के बीच क्यों बसाया गया, और इसी एजेंडे को दोस्तों एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस खमेनेई ने ईरान में यूज किया, और साल 1979 में वहां के लोगों द्वारा एक जबरदस्त क्रांति की गई, और उसके बाद ये सत्ता में आकर बैठ गया। अब अगर रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो सत्ता में आते ही इसने दोस्तों इजराइल के आसपास के देश, चाहे वो सीरिया हुआ, चाहे जॉर्डन हुआ, चाहे इजिप्ट हुआ, इन सब के साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ अनेकों तरह के प्रॉक्सी वार शुरू कर दिए। और इसी प्रॉक्सी वार का एक पार्ट था हिजबुल्लाह का गठन। जी हाँ दोस्तों, लेबनान एक जो देश है इजराइल के बगल में, यहाँ पर एक संगठन बनाया गया ईरान के द्वारा, जो एक कट्टरपंथी संगठन था। इसका नाम था हिजबुल्लाह। इस हिजबुल्लाह संगठन ने कई बार इजराइल के अगेंस्ट में रॉकेट मिसाइलें लॉन्च की और इजरायली सेना पर लगातार हमले की, उनके नागरिकों पर हमले किए, और इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कई बार लड़ाइयाँ हुई। दोस्तों, हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास से भी कुछ दिनों बाद ईरान का टाई अप हो जाता है, और हमास ने भी दोस्तों कई बार इजराइल के अगेंस्ट में मिसाइलें, रॉकेट लॉन्च की, इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर अटैक किया, उनके नागरिकों पर अटैक किया। और इसका एक ताजा उदाहरण है जो 7 अक्टूबर साल 2023 को इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा हमले किए गए थे। ये हमले गाजा पट्टी से किए गए थे, और अराउंड 1200 इजरायली सिविलियंस और नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास, इजराइल ने बार बार ये डिक्लेयर किया कि इन सबको फंडिंग देने का काम, इन सबको ट्रेनिंग देने का काम, इन सबको हथियार देने का काम एक
ही देश कर रहा है और वो है ईरान। यानी इनडायरेक्टली ईरान आज से कई सालों पहले ही इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार शुरू कर चुका था। दोस्तों बीते कुछ सालों में ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह को फंडिंग और भी कई गुना बढ़ा दी थी। इनफैक्ट अगर गाजा पट्टी को आप देखेंगे तो गाजा पट्टी में अंडरग्राउंड कई किलोमीटर तक की टनल बनाई गई थी। इन टनल को बनाने की फंडिंग, वहां पर हथियारों को पहुंचाना, हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना और फिर उन्हें इजराइल पर हमले करवाना, इन सब में ईरान का एक बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों जहां एक तरफ ईरान इजराइल के अगेंस्ट में कई तरह के प्रॉक्सी वार और फ्रंट खोल चुका था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इजराइल की इन नीतियों को दोस्तों कॉपी करना शुरू कर दिया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साल 1980s में जिस तरह से ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट में हिजबुल्लाह, हमास जैसे लड़ाकों से टाई अप किया, उन्हें फंडिंग दी, उन्हें ट्रेनिंग दी, कुछ वैसे ही तरीके को फॉलो किया पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट में। उसने भी जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे तमाम आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग दी, फंडिंग दी और उसके बाद भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया। दोस्तों ये पूरा जो मॉडल है ना, एक्चुअल में पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से ही कॉपी करता आ रहा है। और दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि जिस तरह से पहलगाम में हाल ही में जो हमले हुए, जो सिविलियन से उन्हें धर्म पूछकर उन्हें टारगेट किया गया, ये भी एक्चुअल में ट्रेनिंग जो इसकी दी गई थी वो भी हमास के लड़ाकों के द्वारा ही दी गई थी। पीओके में हमास के लड़ाके आए थे, वहाँ पर उन्हें पहले इन जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी और इन ट्रेनिंग और इस पूरी लाइजनिंग में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, उनकी मिलिट्री का पूरा हाथ था। तो अब अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से ईरान मिडिल ईस्ट में इजराइल के अगेंस्ट में वॉर, प्रॉक्सी वॉर जनरेट करता जा रहा है इतने सालों से, कई दशकों से, कुछ वैसे ही कॉपी पेस्ट पाकिस्तान भी भारत के अगेंस्ट में करता जा रहा है। जहां एक तरफ इजराइल ईरान के अगेंस्ट में बनाए गए इस प्रॉक्सी वॉर में उलझा हुआ था पिछले कई सालों से दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत तेजी ला दी थी पिछले कई सालों में। अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड्स को तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की जो हाल ही में छपी एक रिपोर्ट है वो ये डिक्लेयर करती है कि ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो उसका प्रोजेक्ट है उससे बस कुछ ही कदम पीछे रहे हैं और कुछ हफ्तों में जिस तरह से उसकी प्रोग्रेस होती जा रही है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। दोस्तों ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो प्रोजेक्ट है अगर सक्सेस हो जाता तो मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद ईरान दूसरा देश होता जिसके पास न्यूक्लियर बम होता। ये बात इजराइल अच्छे से जानता है और ईरान के पास न्यूक्लियर बम आने से इजराइल के अगेंस्ट में उसके एग्जिस्टेंस का जो थ्रेट है वो और भी बढ़ जाता। और इसी को रोकने के लिए दोस्तों इजराइल ने ईरान पर सीधे हमले बोल दिए। दोस्तों आज मिडिल ईस्ट की स्थिति वो हो चुकी है कि जो देश कभी एक दूसरे से ट्रेड एक्सचेंज किया करते थे, एक दूसरे को हथियार बेचा करते थे, इंटेलिजेंस शेयर किया करते थे, आपस में एक फ्रेंडली रिलेशन था, वो एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। दोस्तों अगर फ्यूचर में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो उसके आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, इन सब के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन इन सब के पास एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व का भंडार है। तो इस बात के भी चांसेस हैं कि ईरान इन सभी देशों को एक न्यूक्लियर थ्रेट दे सकता है और ये कह सकता है कि ये जो ऑयल रिजर्व का एरिया है इसको हमारे हवाले करो, नहीं तो हम आप पर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक कर देंगे। ये फ्यूचर में दोस्तों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं जिससे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। क्योंकि अगर आप इस पूरी बेल्ट को देखेंगे, ये जो मुस्लिम कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, चाहे वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान हुआ, इन सब का टोटल एरिया देखेंगे दोस्तों तो ये पूरे दुनिया के ऑयल सप्लाई का 25% एरिया अकेले कवर करती है। यानी पूरे दुनिया में जितनी भी ऑयल सप्लाई होती है उसका 25% ऑयल अकेले इन्हीं देशों से प्रोवाइड कराया जाता है। और जब यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर के एक थ्रेट आ जाएगी तो पूरे दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो इससे इफेक्ट होगी, महंगाई बढ़ेगी। इनफैक्ट भारत में तो इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी इसमें उछाल आ गया है जब से ईरान इजराइल वॉर शुरू हुआ है, क्योंकि यहीं से भारत को अपना 80% के आसपास का जो ऑयल था वो हमें इसी रास्ते से आता था, जो ये गल्फ ऑफ पर्सिया है। लेकिन अब यहाँ इतने डिस्टर्बेंस हो गए हैं, इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि ऑयल सप्लाई यहाँ टाइमली कंटेनर से ले आना अब सेफ नहीं दिख रहा है। तो आम आदमी की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो डिसीजन है वो सही है? ईरान ने खुद साल 1968 में एक एनपीटी पर साइन कर रखा है कि भाई वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। बदले में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी उसे चाहिए, चाहे वो बिजली बनाने की हो, चाहे किसी भी और काम के लिए हो, एक्सेप्ट बॉम्ब, यानी बॉम्ब बनाने को छोड़कर बाकी जिन भी किसी कामों में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है उन सबको दुनिया के देश मिलकर के ईरान को टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन बदले में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा।
लेकिन उसके बाद भी दोस्तों इस ट्रीटी पे साइन करने के बाद भी ईरान ने इस ट्रीटी को तोड़ दिया और वो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि इजराइल ने उस पर स्ट्राइक कर दिया और उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को लगभग काफी हद तक दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी पीछे कर दिया है। ये रीजन है कि अब दोनों देशों के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। आपके क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।